नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन, अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 24 अगस्त से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण जो प्रश्न संभावित प्रश्न बने उनके बारे में। तो कल संडे था, हमारा जो वीकली रिवीजन हुआ, तो कल और आज मिला के लगभग हमारे कुछ प्रश्न 15-16 प्रश्न हो जाएंगे। इस वजह से क्योंकि कुछ प्रश्न उस दिन संडे का भी कहा, संडे के दिन रिवीजन करते उस दिन प्रश्न खबरें नहीं बनती, खबरें तो डेली बनती हैं, इस वजह से थोड़े प्रश्न ज्यादा हो जाएंगे। तो 7 से 8 प्रश्नों का हम विश्लेषण विश्लेषण सहित पूरा देखेंगे, उनके तथ्य भी देखेंगे, बाकी की जो 7-8 प्रश्न देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है वो नहीं जोड़ पाए हैं। ठीक है, तो हर दिन की तरह जिस तरह से हमारे विचारों की शुरुआत होती है, संघर्ष जितना कठिन जीत उतनी ही शानदार होगी। आप जितना ही संघर्ष करते हैं, जितनी आपको टाइम लगेगा, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे टाइम, अपनी किस्मत, अपनी समय को, उतना ही अच्छी शानदार जीत होगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न होगा, भारत में हर साल 23 अगस्त को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी ना, भारत 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मनाया जाता है। वर्ष 2026 में भारत का अपना तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, यानी 2026 का ये तीसरे क्रम का हो जाएगा। और जो चंद्रयान मिशन अभी तक हुए हैं, 3 हो गए हैं ना, इनके तीनों में से अगर हम इसके तीनों की बात करें तो इसके इतिहास के बारे में देखें तो भारत के चंद्रयान कार्यक्रम के तहत अब तक 3 महत्वपूर्ण मिशन भेजे जा चुके हैं, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चंद्रयान फर्स्ट की बात की जाए 2008 में, यह भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसे PSLV C11 रॉकेट द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। यह केवल ऑर्बिटर मिशन था, यह केवल ऑर्बिटर मिशन था। इसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक सफलता चंद्रमा पर पानी की अणुओं में वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज करना था। चंद्रयान 2 की बात की जाए 2019 में, इसे 22 जुलाई 2019 को GSLV MK थर्ड या फिर LVM थर्ड के रॉकेट से लॉन्च किया था। इसमें एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। अंतिम क्षणों में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण लैंडर की हार्ड क्रैश लैंडिंग हो गई, लेकिन यह ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षों में पूरी तरह से सक्रिय है और डेटा भेज रहा है। और चंद्रयान 3 की बात की जाए 2023 का ये था, 14 जुलाई 2023 को LVM थर्ड और M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसने 23 अगस्त 2023 को, याद रखिए डेट 23 अगस्त इसलिए मनाया जा रहा है, 23 अगस्त को अंतरिक्ष, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला चंद्रमा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इसी सफलता की याद में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और बात कीजिए भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, तो एस सोमनाथन की RBI बोर्ड में नियुक्त। भारत सरकार ने अगस्त 2026 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का केंद्रीय बोर्ड में 4 साल कार्यकाल के लिए असंकालिक गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है। गगनयान मिशन के लिए क्रूड मॉड्यूल टेस्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2026 के मध्य में अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल का एक सफल परीक्षण पूरा किया, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए बेहद जरूरी है। भारत का AI संचालित फाइटर जेट प्रोग्राम भारतीय डिफेंस और एरोस्पेस स्टार्टअप फ्लाइंग वेज डिफेंस ने अगस्त 2026 में FWD सुप्रीम लाइट का अनावरण किया, जो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI द्वारा संचालित मानव रहित लड़ाकू विमान प्रोग्राम है। और बात की जाए प्राइवेट स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने की, इन स्पेस नीति की बात करें तो मार्च 2026 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने देश के निजी रॉकेट और सैटेलाइट निर्माताओं के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन और इसरो की लैब्स के मुक्त इस्तेमाल की नीति को मंजूरी दी है, जिससे भारत ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में हिस्सेदारी बढ़ चुका है। मतलब भारतीय जो निजी कंपनियां हैं उनको भी मौका मिला है कि वो
इसरो या फिर मतलब इसरो वगैरह में जाकर वो अपने लैब यानी जांच वगैरह कर सकती हैं। और बात की जाए अगले के, तो निसार मिशन की अंतिम तैयारियां। इसरो और अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा का संयुक्त अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन निसार, और इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो नासा इसरो सिंथेटिक अपेचर रडार वर्ष 2026 के दूसरी छमाही में लॉन्च होने के लिए अपने अंतिम असेंबली और परीक्षण चरण का सफलतापूर्वक पार कर चुका है, जो पृथ्वी की बदलती सतह और पर्यावरण पर नजर रखेगा। और अगले प्रश्न की बात, ये दूसरा प्रश्न, अगस्त 2026 में किसे बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया है? जो मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर है, इनको जो है 23वां राष्ट्रपति चुना गया है। बात की जाए तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को ढाका के जातीय संसद में हुए चुनाव के बाद बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया है। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। और हालिया जो महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुने गए उनके बारे में देखें, उनकी लिस्ट देखें तो मिर्जा फखरुल इस्लाम का देखा कि जो है बांग्लादेश के चुने गए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के, ईरान के मसूद पेजेस्कियन, और इराक क्षेत्रीय स्तर बेसिन की बात करें तो रोमुल्ड आल्ड वाडगिनी मई 2026 में, कोस्टारिका के लौरा फर्नांडीज, और पुर्तगाल के एंटोनियो जोस सेग्वेरियो, और ताइवान के लाई चिंगते, और फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब, एल सल्वाडोर के नायब बुकेले दूसरे कार्यकाल के लिए, इंडोनेशिया के प्रभुत्व सुबियांतो, जिबूती के इस्माइल उमर गुएले छठे कार्यकाल के लिए 2026 में, वेनेजुएला के डेल्सी रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति, और सेनेगल के बासुरी डियोमाए फासे। इस प्रकार से कुछ लिस्ट हो गई जो राष्ट्रपति हालिया चुने गए हैं। और अगले प्रश्न की बात की जाए, तीसरा जो प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश ने कनाडा के 20 बिलियन मूल्य के उत्पादों पर 50% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है? ये अमेरिका द्वारा जो है शुल्क लगाया गया है। और बात की जाए इसके, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कनाडा से आने वाले 20 बिलियन यूएस डॉलर के उत्पादों पर 50% शुल्क लागू कर दिया है। यह दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को दर्शाता है, जिसके जवाब में कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई करने की घोषणा की है। और आगे बात की जाए अमेरिका के बारे में, कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति की बात डोनाल्ड ट्रंप 47वें क्रम के होंगे। वो अमेरिका इतिहास में गैर लगातार 2 कार्यकाल संभालने वाले दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। पहला कार्यकाल 2017 से 21 और दूसरा 2025 से जारी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बात की जाए, जेडी बेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, 50वें उपराष्ट्रपति होंगे। उनकी पत्नी उषा बेंस भारतीय मूल की होंगी। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट बात करें तो भारत की तरह पूरे अमेरिका का कोई मुख्यमंत्री नहीं होता। अमेरिका 50 राज्यों का एक संघ है। हर राज्य का अपना एक अलग गवर्नर होता है यानी राज्यपाल होता है, जो वहां के मुख्यमंत्री की तरह कार्यकारी शक्तियां संभालता है। और बात की जाए अमेरिका से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, जिसके 2 सदन होते हैं, ऊपरी सदन को सीनेट और निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात की, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है 22वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। और संविधान की बात की, अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित और सबसे छोटा सक्रिय संविधान है, जिसे 1789 में लागू किया गया था। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकन डॉलर हो जाएगी। और बात की जाए अगला कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में देखें तो अमेरिका का बढ़ता राष्ट्रीय कर्ज। अगस्त 2026 में अमेरिका का कुल राष्ट्रीय ऋण 40 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर पार कर गया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। विवेक स्वामी रामास्वामी का ओहायो गवर्नर चुनाव। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो राज्य के अगले गवर्नर बनने की रेस में रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में मजबूती से उभरे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पूरा समर्थन प्राप्त है। अमेरिका कनाडा ट्रेड वार की बात की, ट्रंप प्रशासन द्वारा कनाडा के 20 बिलियन के उत्पादों पर 50% का आयात शुल्क लगाने के फैसले से दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर है। अमेरिका ईरान तनाव शांति वार्ता की बात करिए, वर्ष 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की मध्यस्थता की है। और बात की जाए अगले, तो
मिड टर्म इलेक्शन 2026 रैली के बाद नवंबर 2026 में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म मध्यावधि यानी चुनाव को लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने गृह नगर ओहायो में बड़ी रैलियां शुरू कर दी है। और एंटी फ्रॉड टास्क फोर्स अमेरिकी सरकार द्वारा गठित फ्रॉड टास्क फोर्स ने देश के कल्याणकारी कार्यक्रमों में लगभग 230 बिलियन यूएस डॉलर के घोटालों का पर्दाफाश किया है, जिसका नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा किया जा रहा है। अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की बात की जाए, हाल ही में 11वें ब्रिक्स प्लस लीगल फोरम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस नए शब्द का प्रतिपादन किया है? या न्यायिक नॉमिक नाम का शब्द का पहली बार प्रतिपादन किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नई दिल्ली में आयोजित 11वें ब्रिक्स प्लस लीगल फोरम में न्यायिक नॉमिक शब्द का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि कानून के शासन के साथ साथ अदालतों को अर्थव्यवस्था की भाषा समझनी चाहिए ताकि न्याय प्रणाली में स्थिरता और आर्थिक विकास की गति मिल सके। और ब्रिक्स के बारे में बात करें, ब्रिक शब्द का शुरुआत देखें, इसके बारे में बात करें। ब्रिक्स शब्द का विचार पहली बार 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील द्वारा किया गया था, जिन्होंने ब्राजील, रूस, अमीरात और चीन जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक प्रभाव को रेखांकित किया। पहला शिखर सम्मेलन की बात की जाए, इन देशों के नेताओं की पहली औपचारिक बैठक 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में हुई थी। और साउथ अफ्रीका का शामिल होना 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह का हिस्सा बना, जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स, इसमें यस और जुड़ गया। ऐतिहासिक विस्तार की बात करें, 2024 में 1 जनवरी 2024 को इस समूह में 5 नए देश शामिल हुए। मिस्र यानी जिसे इजिप्ट कहते हैं, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, अर्जेंटीना शामिल होने से इनकार कर दिया था। और बात की जाए ब्रिक्स से जुड़े हालिया करंट अफेयर या न्याय नॉमिक शब्द हमने जैसे कहा सूर्यकांत द्वारा दिया गया है। और जयपुर घोषणा पत्र, भारत के जयपुर में आयोजित ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में एआई एकीकरण और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वसम्मति से जयपुर घोषणा पत्र अपनाया गया है। यूरोपीय संघ के सीबीएम की निंदा, नई दिल्ली में आयोजित 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स देशों ने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को एक तरफा और भेदभावपूर्ण करार दिया है। और बात की जाए अगले टॉपिक्स, मतलब अगले कुछ करंट अफेयर की, तो वर्ष 2026 ब्रिक्स वित्तीय नेटवर्क का विस्तार। वर्ष 2026 में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, ने सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने के लिए एक नए डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म पर काम शुरू किया है। और बात की जाए तो रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता, वर्ष 2026 में ब्रिक्स बैठकों और रणनीतिक सहयोग के प्रमुख एजेंडे मुख्य रूप से रूस की अगुवाई में संचालित किए जा रहे हैं, जहां वैश्विक सुरक्षा और बहुपक्षवाद पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर रणनीतिक चर्चा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अगस्त 2026 में रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जहां ब्रिक्स प्लस के विस्तार और द्विपक्षीय हितों पर अहम बातचीत होगी। और बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगस्त 2026 में भारत ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में असंकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इन्हें एस सोमनाथ जी को इसमें नियुक्त किया गया है। इस पद पर भारत सरकार ने पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ श्रीधरा पणिकर यानी एस सोमनाथ को 4 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड असंकालिक गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है। इसके साथ ही आनंद महिंद्रा को भी इस पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है। और आरबीआई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, इसकी स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश के बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और मौद्रिक नीति का संचालन करता है। स्थापना और यंग हिल्टन कमीशन की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन यानी यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश के आधार पर आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, यानी अधिनियम 1934 का था और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात की जाए शुरुआती मुख्यालय, इसका शुरुआती मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन, शुरुआत में एक निजी शेयर धारकों का बैंक था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे 1 जनवरी 1949 को इसका पूर्ण राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया।
प्रथम गवर्नर, इसके पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, जबकि पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा वर्तमान आरबीआई के 26वें गवर्नर हो जाएंगे। आरबीआई से जुड़े कुछ करंट अफेयर की बात करें, इसरो के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ के, जैसे हमने देखा, नियुक्त हुई। और बात की जाए अगले, तो आनंद महिंद्रा का पुनर्नियुक्ति, ये भी हम देख चुके हैं। और स्थानीय मुद्राओं और व्यापार के लिए ब्रिक्स सहयोग, वर्ष 2026 में आरबीआई ने ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर डॉलर पर निर्भरता कम करने और स्थानीय मुद्राओं के व्यापार निपटान की सुगम बनाने के लिए नए तकनीक ढांचे पर चर्चा की है। डिजिटल रुपया का दायरा बढ़ा, वर्ष 2026 के पहली छमाही में आरबीआई ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई रुपया के खुदरा उपयोग के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें कई नए बैंकों और ऑफलाइन भुगतान फीचर्स को जोड़ा है। फिनटेक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का विस्तार, आरबीआई ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए वर्ष 2026 में नए फिनटेक स्टार्टअप्स के परीक्षण हेतु अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के नए कोहॉर्ट लॉन्च किए हैं। मुद्रास्फीति और रेपो रेट पर सख्त रुख, बात की वर्ष 2026 के लगातार मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठकों में आरबीआई ने खुदरा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को 4% के लक्ष्य के भीतर लाने के लिए अपनी मौद्रिक नीतियों को संतुलित लेकिन कड़ा रुख बरकरार रखा। साइबर सुरक्षा और बैंकिंग नियमों को सख्ती, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने 2026 में सभी कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंकों के लिए नई कड़े आईटी गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। और छठे प्रश्न की बात की जाए, तो भारत के किस रक्षा स्टार्टअप्स ने अगस्त 2026 में भारत का पहला एआई द्वारा संचालित फाइटर जेट प्रोग्राम एफडब्ल्यूडी सुप्रीम लाइट पेश किया है? तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा इसे पेश किया गया है। भारतीय रक्षा स्टार्टअप फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज ने एफडब्ल्यूडी सुप्रीम लाइट का अनावरण किया है, जो भारत का पहला एआई पायलटेड फाइटर जेट प्रोग्राम हो जाएगा। यह भारत के रक्षा क्षेत्र में डिजिटल इंजीनियरिंग से भौतिक विमान निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम हो जाएगा। और अगला बात की जाए अगले प्रश्न की, तो प्रश्न है और भी एआई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एआई और रक्षा क्षेत्र। भारत का पहला एआई फाइटर जेट प्रोग्राम जस्ट हमने देख किया है कि फ्लाइंग वेज डिफेंस ने इसे बनाया, एफडब्ल्यूडी सुप्रीम लाइट का पेश किया है। दिल्ली सरकार का एआई ग्रीवांस सिस्टम, दिल्ली सरकार ने एआई आईआईटी कानपुर के सहयोग से नागरिकों की शिकायतों का तेजी से निपटारा करने के लिए एआई संचालित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया। किसे? दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर द्वारा। और बात की जाए तो गुजरात में एआई अनुसंधान संस्थान, जनवरी 2026 में गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने एआई के विकास के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय एआई अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। और आगे बात की जाए, राजस्थान की एआई एमएल नीति 2026, जनवरी 2026 में राजस्थान सरकार ने शासन और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए अपनी आधिकारिक एआई और मशीन लर्निंग नीति 2026 को मंजूरी दी है राजस्थान सरकार द्वारा। पारंपरिक चिकित्सा में एआई, इंडिया एआई और आयुष, अगस्त 2026 में इंडिया एआई ने भारत की पारंपरिक चिकित्सा आयुर्वेद पारिस्थितिकी तंत्र में एआई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एआई शिखर सम्मेलन और घोषणाओं की बात की जाए, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, फरवरी 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया। यह ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में आयोजित होने वाला है। और नई दिल्ली घोषणा पत्र की बात की जाए, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 89 देशों ने 7 चक्रों पर आधारित एक गैर बाध्यकारी नई दिल्ली घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य जिम्मेदारी सुरक्षित को बढ़ावा देना होगा। मतलब यहाँ पे किसी की तरफ बाध्य नहीं है, पर इसको लेके एक साथ मिलकर घोषणा मतलब पत्र को स्वीकार किया गया, हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत का पैक्स सिलिका की बात में शामिल होना, इसी समिट के दौरान भारत अमेरिका के नेतृत्व में होने वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हो गया है और डीप टेक के लिए 20 बिलियन देने का संकल्प लिया है। भारत की कंप्यूटर क्षमता का लक्ष्य, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2026 के अंत तक देश की एआई कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाकर 1 लाख से अधिक जीपीयू कर दिया जाएगा। और
नए एआई मॉडल से तकनीकी विकास की बात की जाए, सर्वम एआई बात करें, सर्वम एआई मॉडल। भारतीय एआई स्टार्टअप सर्वम एआई ने फरवरी 2026 में दो बड़े स्वदेशी भाषा मॉडल सर्वम 30B और सर्वम 105B जारी किए हैं। भारत भारत जेन का परम टू की बात की जाए, भारत सरकार ने भारत जेन प्रोजेक्ट के तहत भारतीय संस्कृति विविधता और 22 भाषाओं को सपोर्ट करने के लिए 17 बिलियन पैरामीटर वाला परम टू एआई मॉडल लॉन्च किया है। और एजेंटिक एआई की बात की जाए का उदय, यानी एजेंटिक एआई का उदय वर्ष 2026 में एआई का चलन केवल चैट बॉक्स को से बदलकर एजेंट एआई की तरफ बढ़ा रहा है, जो बिना मानवीय दखल के खुद निर्णय लेकर जटिल कार्यों के प्लानिंग और निष्पादन कर सकते हैं। एआई का 19 वैश्विक नियम की बात की जाए, यूरोपीय संघ एआई अधिनियम लागू। वैश्विक स्तर पर एआई को विनियमित करने के लिए बहुप्रतीक्षित यूरोपीय संघ एआई अधिनियम 2 अगस्त 2026 से पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। चुनावों में एआई निगरानी के लिए स्वतंत्र कमेटियां। अगस्त 2026 में जारी वैश्विक शोध के अनुसार दुनिया भर के देशों में लोकतांत्रिक चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए डीप फेक भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए स्वतंत्र तकनीकी कमेटियों के गठन पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, एआई से लगभग अब बहुत सारे प्रश्न बनते चले आ रहे हैं, क्योंकि एआई महत्वपूर्ण हो गया है लोगों के लिए और खबरों के लिए भी। ठीक है, तो इससे लिए एआई के प्रश्न जो भी बनते हैं उसको हम एआई से जुड़े महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स बनते हैं वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं लगातार। ठीक है, आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर ये ज्यादा कुछ बड़ा लग रहा है तो आप बताइए, हम और छोटा भी करके ला सकते हैं। और बात कीजिए अगले प्रश्न की, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में किस संगठन देश के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को भेदभावपूर्ण और संरक्षणवादी बताकर इसकी निंदा की गई है। इसके पहले में हम जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स में पढ़ चुके हैं इसके। यूरोपीय संघ द्वारा संघ की घोषणा की मतलब निंदा की गई है। नई दिल्ली में आयोजित 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को एक तरफा भेदपूर्ण और संरक्षणवादी बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की गई है, क्योंकि यह विकासशील देशों के व्यापार को प्रभावित करता है। और बात कीजिए यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ के बारे में बात कीजिए स्थापना। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक अनूठा आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जो एक साझा बाजार एवं और एकल मुद्रा का संचालन करता है। शुरुआत की बात की है 1951। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना की गई थी, इसमें जिसमें 6 संस्थापक देश फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग शामिल थे। रोम की संधि की बात की 1957। इसके बाद 1957 में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने ईईसी का गठन हुआ, जिसने यूरोपीय देशों के बीच व्यापार को आसान बनाया है। और बात करें मास्ट्रिच संधि और औपचारिक स्थापना 1993। 1 नवंबर 1993 का मास्ट्रिच संधि के लागू होने के साथ आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ बना। यूरोपीय संघ का जन्म हुआ। इसने सदस्य देशों के बीच साझा नागरिकता सुरक्षा नीतियों और एकल मुद्राओं यानी यूरो का मार्ग प्रशस्त किया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी यूयू का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा। ईयू की बात की जाए, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की यूरोपीय संघ का ऐतिहासिक एआई अधिनियम लागू दुनिया भर में। जस्ट हमने देख के आया कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने के लिए बनाया गया बहुप्रतीक्षित यूरोपीय संघ एआई अधिनियम, जो 2 अगस्त 2026 से पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। ब्रिक्स देशों द्वारा ईयू सीबीएम की निंदा जस्ट हमने देख के ही आया अभी पीछे। और बात की जाए तो यूरोपीय संघ भारत डिजिटल साझेदारी, वर्ष 2026 की पहली छमाही में यूरोपीय संघ भारत के बीच सुरक्षित डेटा ट्रांसफर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए 6G तकनीक पर सहयोग बढ़ाने के लिए कई उच्च स्तरीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हरित ऊर्जा और यूक्रेन सहायता पैकेज की बात की जाए, यूरोपीय संघ ने वर्ष 2026 में अपने ग्रीन डील लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने के साथ साथ यूक्रेन की सुरक्षा और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए एक नए बहुवर्षीय वित्तीय सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की ब्याज दरें की बात की, यूरोपीय संघ के आर्थिक क्षेत्र में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने 2026 में मौद्रिक नीतियों के महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे वैश्विक बाजार पर सीधा असर पड़ रहा है। और अगला प्रश्न 8वें प्रश्न की बात की जाए, हाल ही में किस राज्य में आदिवासियों द्वारा केन बेतवा नदी पर जोड़ परियोजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विस्थापन और पारंपरिक पहचान खोने के डर से विरोध प्रदर्शन किया गया है? तो आप ये पुराने देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विरोध चल रहा है। आदिवासी समुदाय केन बेतवा नदी
नदी जोड़ो परियोजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस परियोजना के कारण उन्हें अपने पैतृक भूमि से विस्थापित होना पड़ेगा और जंगलों तथा सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पड़ेगा। यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट दूर करने के लिए बनाई गई है। देखिए, आप प्रश्न केवल हैं, जब प्रश्न देखेंगे थोड़ा सा प्रश्न के बारे में जानकारी, इसमें एडिशनल फैक्ट्स अलग से नहीं जोड़े हैं। और बात की जाए अलग जोड़ते तो काफी 1 घंटे की क्लास कम से कम हो जाती। भारतीय विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 23-24 अगस्त 2026 को किस देश के अधिकारी की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं? तो रूस पे की यात्रा पे रवाना हुए। जस्ट हमने देख के भी आया था इसके पहले की विदेश मंत्रालय के आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 23 से 24 अगस्त 2026 तक रूस के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। 10वें प्रश्न की बात की जाए, हाल में ब्रिक्स के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है, जिसे जयपुर घोषणा पत्र कहा गया है। जिस प्रकार हमने देखा जयपुर में है, तो लोग घूमने के लिए कहाँ जाएंगे? जयपुर। पर्यटन बढ़ा होगा जयपुर में, ऐसे याद कर सकते ट्रिक से। और इसके बारे में बात करें, राजस्थान की राजधानी जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जहां सतत पर्यटन, एआई एकीकरण और निर्बाध यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हुए जयपुर घोषणा पत्र का सर्वसम्मति से अपनाया गया है। और आगे बात की जाए 11वें प्रश्न की, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 23 से 24 अगस्त को विशेष प्रतिनिधियों के 25वें दौर की सीमा वार्ता के लिए किस देश के दौरे पर जा रहे हैं? तो चीन पर इनका दौरा होगा। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल 23 और 24 अगस्त को बीजिंग चीन के महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौरे पर हैं। वहां वह चीनी पोलित ब्यूरो सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी के साथ विवाद बाउंड्री क्वेश्चन से जुड़े मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने पर चर्चा करेंगे। यह बैठक सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित भारत दौरे से पहले बेहद अहम मानी जा रही है। और अगले प्रश्न की बात की जाए, हाल में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई दक्षता बढ़ाने के लिए देश के पहली कितनी लंबी किलोमीटर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफल संचालन किया है? 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। भारतीय रेलवे ने रसद और माल ढुलाई के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 1.3 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का परिचालन किया है। इस तकनीक से एक ही बार में सामान्य से दोगुना माल भेजा जा सकता है, जिसने न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि भारतीय मालगाड़ियों के माल वहन क्षमता भी क्रांतिकारी बदलाव आएगा। और अगले प्रश्न 13वें प्रश्न की बात की, खेल जगत से 23 अगस्त को समाप्त हुए ऐतिहासिक डूरंड कप 2026 के खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ईस्ट बंगाल इसकी विजेता बनी है डूरंड कप की। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में अपने चिर प्रतिद्वंदी मोहन बागान को 4-1 से हराकर 17वीं बार डूरंड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ईस्ट बंगाल के खिलाड़ी एडमंड लालरडिका ने इसे डर्बी मैच में बेहतरीन हैट्रिक गोल दागे। इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल डूरंड कप ट्रॉफी जीतने का पिछले 22 साल का लंबा इंतजार भी खत्म हो गया है। यानी ईस्ट बंगाल इसके पहले 22 साल पहले यह खिताब अपने नाम की थी, उसके बाद 22 सालों का सूखा इस बार समाप्त किया है। तो लगभग 17वीं बार इसकी ईस्ट बंगाल की डूरंड कप विजेता बन जाएगी। और 14वें प्रश्न की बात की जाए अगले प्रश्न की, तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का पहल की विस्तार की घोषणा की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब को बनाने के लिए डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स के तहत नए फंड और तकनीक की साझेदारी का विस्तार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू स्टार्टअप्स को चिप डिजाइन, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई आधारित हार्डवेयर विकसित करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। और अगले प्रश्न 15वें प्रश्न की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और जलवायु हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीप देशों में संयुक्त रूप से वर्ष 2026 में होने वाले किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है? तो COP31 की जो है मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। ऑस्ट्रेलिया ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ मिलकर वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 की मेजबानी करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दी है। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस समुद्र का जलस्तर बढ़ने से खतरे में बड़े द्वीपीय देशों की सुरक्षा, क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर होगा। और 16वें प्रश्न की बात की जाए, एक आध प्रश्न और होंगे दो, बस इससे ज्यादा नहीं।
रक्षा और सुरक्षा से भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का एक नया संस्करण कल यानी 23 अगस्त के हिंद महासागर में शुरू हुआ। इस अभ्यास का नाम क्या था? तो फ्रांस के साथ होने वाला वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच वरुण 2026 के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का शुभारंभ कल हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों के अत्याधुनिक युद्धपोत पनडुब्बियां लड़ाकू विमान हिस्से ले रहे हैं। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, आतंकवाद रोधी अभियानों में समन्वय बिठाना और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना है। और 17वें प्रश्न की बात की जाए, हाल में वैश्विक टेक कंपनी गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में एआई कौशल और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर में अपना नया एआई इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो बेंगलुरु में इसकी स्थापना की घोषणा की है। गूगल ने बेंगलुरु में यानी कर्नाटक में अत्याधुनिक एआई इनोवेशन सेंटर खोलने की आधिकारिक घोषणा की है। यह केंद्र विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के लिए बड़े भाषा मॉडल विकसित करने और स्वास्थ्य सेवा व कृषि क्षेत्र में एआई टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देने और स्थानीय डेवलपर्स को उन्नत मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग देने का काम करेगा। तो इस तरह से हमारे पूरे सभी प्रश्न थे। तो कल और परसों का मिलाकर मतलब आज सुबह से लेके सैटरडे को हमारी क्लास हुई थी पिछली बार, सैटरडे से यानी कल 2 दिन के लगभग हमने करंट अफेयर इस तरह से देखा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और आपका सहयोग है हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत होगी। ठीक है, तो आपका सहयोग अंतिम है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में कल। आज के लिए धन्यवाद।